नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ में अतुल चौरसिया। 2 हफ्ते से दरबार स्थगित था। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। इस चक्कर में संजय का प्रवास चल रहा था। धृतराष्ट्र आर्यावर्त की खबरों से अनजान थे, इसलिए एक अनजान बेचैनी से परेशान थे। आज दरबार पूरी शान से लगा था। धृतराष्ट्र हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। धृतराष्ट्र ने धुएं का गोल छल्ला हवा में छोड़ा और उसी सांस में बोला, बड़े दिन तक दरबार से गायब रहे संजय, क्या बात हुई? सब कुशल मंगल तो? संजय धृतराष्ट्र की इस कुशल क्षेम से अंदर ही अंदर गदगदा गए। विनय भाव से बोले, हुजूर आपकी दया है, आपका राज 100 बरस कायम रहे। आप सा चक्रवर्ती दयालु राजा न हुआ न होगा। आपके राज में बाघ और बकरियां एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। धृतराष्ट्र को इस ठाकुर सुहाती में आनंद आया, लेकिन वो थोड़ा ठिठक गए। उन्होंने पूछ लिया, तो क्या डंकापति के राज से भी बेहतर हमारा राज है? धृतराष्ट्र के इस सवाल ने संजय को धर्म संकट में डाल दिया। मन की दुविधा को दबाकर बोले, राज तो आप ही का बेहतर है महाराज। धृतराष्ट्र संजय के मन की दुविधा को ताड़ गए, लिहाजा उनके सिर से दबाव खत्म करने की गरज से बोले, अच्छा ये बताओ, डंकापति इन दिनों कर क्या रहे हैं? बात की गाड़ी दूसरी पटरी पर उतरते देख संजय को चैन मिला। उन्होंने उत्साह से बताना शुरू किया, डंकापति अपने गृह राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस, यानी बब्बर शेख। राजा और प्रजा का अनोखा रिश्ता है यहाँ, क्योंकि शेरों के साथ इस जंगल में रहते हैं सैकड़ों इंसान। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। संजय ने बोलना जारी रखा। एक के बाद एक डंकापति ने ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो किया है। वो ये रैलियां और रोड शो अपने 18-18 घंटे के रोजाना काम से वक्त निकाल कर रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं, फिर 4 घंटे रैली और रोड शो करते हैं, सिर्फ 2 घंटे आराम करते हैं। धृतराष्ट्र को डंकापति के ऊपर रश्क हो गया। सोचने लगे कि डंकापति कैसे ये सब कर पाते हैं। उन्होंने संजय से पूछ लिया, क्या खास रहा इन रैलियों और रोड शो में? संजय ने मौका लपकते हुए कहा, खास बात तो तमाशा ही है महाराज। डंकापति के कामकाज में तमाशा मूल तत्व है। धृतराष्ट्र अवाक मुद्रा में बोले, आए? संजय ने कहा, जी महाराज, जब तक तमाशे की गारंटी ना हो डंकापति कोई शो नहीं करते। धृतराष्ट्र ने पूछा, इस बार कौन सा तमाशा किया डंकापति ने? संजय ने कहा, इस बार 38 किलोमीटर लंबा रोड शो कर दिया। डंकापति के शागिर्द बताते हैं कि डंकापति ने सबसे लंबे रोड शो का रिकॉर्ड बना दिया, न भूतो न भविष्यति। निर्णय शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री का ये रोड शो, और इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है उनकी पार्टी। इतना बड़ा ये रोड शो जो अपने आप में अद्भुत है। जहां पर आप नजर डालिए, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। ये जो तस्वीरें दिख रही है, और कल की तरह ही जो कल 54 किलोमीटर का था, आज ये फासला 15 किलोमीटर का होगा। अहमदाबाद में आज तकरीबन 50 किलोमीटर लंबा रोड शो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अहमदाबाद में ये मेगा रोड शो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अब तक का सबसे भव्य रोड शो कहा जा रहा है। संजय पूरी रौ में बोले जा रहे थे। रोड शो क्या था महाराज, बस जलवा था। वही सारे लटके झटके, वही सारे फार्मूले, वही एम्बुलेंस को रास्ता देना, वही दरबारी हुड़कचुल्लुओं का लाहलोट नाचना, वही 90 अंश के कोण पर कमर झुकाकर अभिवादन करना। इस वक्त ये एम्बुलेंस देखिए, प्रधानमंत्री के रोड शो में ये एम्बुलेंस को पहले इनके काफिले को साइड करवा करके प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी को साइड करवाया और एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया गया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। एक एम्बुलेंस देखिए पीछे आई और प्रधानमंत्री की गाड़ी बिल्कुल साइड कर दी गई और एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया गया। मैं एक बार ये बता दूं कि जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है, प्रधानमंत्री अपने रोड शो में उन्होंने रास्ता दिया है। उन्होंने रास्ता दिया है कि एम्बुलेंस को, उनका रोड शो रुका और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया और फिर रोड शो आगे बढ़ा। पीएम का काफिला आगे बढ़ रहा था कि तभी एक एम्बुलेंस आती दिखी। एम्बुलेंस को देखते ही पीएम मोदी जिस गाड़ी में खड़े थे वो एक साइड में जाकर रुक गई। एम्बुलेंस को रोड शो के बीच में से निकलवाने की जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी के सुरक्षा कर्मियों ने उठा ली। धृतराष्ट्र सोचने लगे, तमाशेबाजी का कुछ गुण तो मुझे भी सीखना पड़ेगा डंकापति से। उनके मन में डंकापति के तमाशेबाजी में महारत को लेकर श्रद्धा का भाव उमड़ आया। उनके मुंह से अकस्मात फूट पड़ा, ऐसा चक्रवर्ती आर्यावर्त को पहले कभी नहीं मिला।
संजय ने धृतराष्ट्र की यह बात पकड़ ली। जी महाराज, आर्यावर्त के इतिहास में कुल 15 अधिपति हुए, लेकिन डंकापति सा कोई न हुआ। धृतराष्ट्र कान लगाए संजय को सुन रहे थे। संजय ने कहा, ऐसा अधिपति आज तक देखा आपने जो तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों का नियुक्ति पत्र खुद बांटता है? 15 में डंकापति इकलौते हैं। 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, यह नियुक्ति पत्र वितरण 18 घंटे के कामकाज में आता है या नहीं? संजय ने कहा, ठीक से तो नहीं पता महाराज, लेकिन यह तमाशेबाजी में जरूर आता है। अब इस देश में नौकरियों की नियुक्ति यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सेनाएं और पैरामिलिट्री बल आदि नहीं करते। अब सब कुछ डंकापति की कृपा से मिल रहा है। उन्हीं की कृपा से नौकरी मिल रही है, उन्हीं की कृपा से वैक्सीन मिल रही है। इस कृपा के बदले में अगर डंकापति लोगों से थोड़े बहुत धन्यवाद की उम्मीद करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? संजय के मुंह से शोले के गब्बर सिंह टाइप डायलॉग सुनकर धृतराष्ट्र का दिमाग भन्ना गया। उन्होंने कहा, साफ साफ क्यों नहीं बताते? संजय ने कहा, साफ बात यह है महाराज कि मीठा वाला गप और कड़वा वाला थू, यानी महामारी में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से 3-4 लाख लोग मर जाएं तो चलेगा, लेकिन राज्यसभा में किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से दर्ज नहीं होगी। महामारी की वैक्सीन सबको देने के बदले थैंक यू डंकापति अभियान चलेगा। इस अभियान पर डंकापति के शागिर्द रियाया के टैक्स का 18 करोड़ रुपया भी खर्च करेंगे, लेकिन अगर किसी की मौत वैक्सीन से हो गई तो यह डंकापति की जिम्मेदारी नहीं होगी। एक मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट को कहा गया है कि अगर वैक्सीन से मौत हुई तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की बेनूर आंखों में खुजली होने लगी। डंकापति इतने तमाशेबाज हैं? संजय ने विनम्रता से कहा, यह बात मैं कैसे कहूं महाराज। डंकापति के नए कारनामे सुनकर धृतराष्ट्र चट्टान की चरम अवस्था में पहुंच गए। उन्होंने आदेश दिया, कुछ और सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, पाटलिपुत्र में एक न्यायाधीश हुए। उन्होंने बुलडोजर को माथे पर चिपकाकर न्याय करने वालों को थोड़ी सी नसीहत दी है, थोड़ी सी हैसियत बताई है। धृतराष्ट्र को यह जानकारी दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, जरा साफ साफ बताओ। संजय ने कहा, थाने वालों से मिलकर भूमाफियाओं ने रियाया का घर गिरवा दिया। सबके दिमाग में यूपी मॉडल नाच रहा है। न मुद्दई, न मुंसिफ, न गवाह, न जज, फैसला ऑन द स्पॉट। इसी से प्रेरित होकर पटना की सहयोगा देवी का घर वहां के अधिकारियों, पुलिस वालों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर गिरवा दिया। आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं की नजर उनकी जमीन पर थी, इसलिए अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया गया। न्यायाधीश ने कहा, थाने को ही मामले का निपटारे का पावर दे दिया गया है। कोई समस्या हो तो थाने जाइए, पैसा दीजिए और किसी का घर तोड़वा दीजिए, सिविल कोर्ट को बंद कर दीजिए। फिर क्या लेटर सब लगा दिए हैं मैडम? भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। दिस केस विल टेक ए अगली स्टैंड। पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से का जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे। इससे पहले भी अगम कुआं का ही था ना वो डॉक्टर वाला कब्जा। यह सुनकर धृतराष्ट्र का न्याय में भरोसा फिर से बहाल हुआ। न्याय का इकबाल बुलंद हुआ। वो खड़े हो गए। यह सभा विसर्जन का संकेत था। सुस्त कदमों से धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते हफ्ते पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा उलटफेर हुआ। एनडीटीवी का मालिकाना हक प्रणव रॉय के हाथों से निकलकर अडानी समूह के पास चला गया। इसके साथ ही एक और उलटफेर हुआ जिसकी गूंज बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी। एनडीटीवी के प्राइम टाइम का पर्याय बन चुके रवीश कुमार ने भी चैनल के बदले हालात को देखते हुए एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। अब मैं यूट्यूब पर ही नज़र आऊँगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग।
लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद दरबारी हुड़कचुल्लुओं में चुल्ल मच गई। नफरती चिंटुओं ने उल्लास में ट्विटर पर नारेबाजी की। नीचताओं की नई सीमा निर्धारित की गई। पाया गया कि नीचता की पुरानी सीमाएं अब उतनी नीच नहीं रह गई कि आज के चुनिंदा हुड़कचुल्लू एंकराओं की नीचता को छू सकें। इस व्यक्ति ने उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया। नीचता की इस पुष्प वर्षा में नफरती चिंटू चोपड़ा की खुशी कुछ इस तरह से झलकी। लेकिन बहन रूबिका लियाकत ने ये जो लिखा, उसे समझने के लिए आपको किसी शब्दकोश में कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बहन रूबिका से ही मदद मांगनी होगी। जहां तक हमें समझ आया तो यह एनडीटीवी का पूर्ण विराम तो नहीं है। मालिकान बदल रहे हैं, चैनल चलता रहेगा। या कि रूबिका जी को एनडीटीवी का भविष्य पता हो। पूर्ण विराम यह रवीश कुमार का भी नहीं है, क्योंकि वंस अ रिपोर्टर ऑलवेज अ रिपोर्टर। तो जब आप भाषा में कौतुक उत्पन्न करने की कोशिश करें तो पहले ये समझ लें कि भाषा पर आपका हाथ कितना साफ है। बहरहाल, आज हम एनडीटीवी और रवीश कुमार के जरिए इससे भी ज्यादा एक जरूरी विषय पर बात करना चाहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसके 1.25 अरब नागरिक 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पर हैं जब वो अपनी नई सरकार चुनेंगे। लेकिन तब उस सबसे बड़े लोकतंत्र के पास, तब इस देश के 1.25 अरब नागरिकों के पास एक भी ऐसा खबरिया चैनल नहीं होगा जो सत्ता में मौजूद दल से, उसके नेताओं से, उसकी नीतियों पर सवाल कर पाएगा। विश्वगुरु भारत का मीडिया परिदृश्य इस तरह से बदल चुका है, जहां राष्ट्रीय स्तर का हर चैनल सिर्फ सरकार का चारणगान करता है। एनडीटीवी के उलटफेर के पीछे सरकार की जो भूमिका है, अडानी समूह के मोदी से जो रिश्ते हैं, वह एक खुला सत्य है। इसलिए मैं उस पर आज बात नहीं करना चाहता कि इस खरीद फरोख्त के पीछे सरकार की क्या भूमिका है। मैं बस उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करना चाहता हूं कि जिस देश में 2019 के चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री के नाम वाला एक बिना लाइसेंसधारी चैनल अवैध रूप से प्रसारित किया जाता है, जहां सरकार इस अवैध कृत्य को अपनी मौन स्वीकृति दे देती है, वह महान लोकतंत्र 2024 तक आते आते इतना असहनशील हो चुका है कि उसे रही सही एक आध असहमति की आवाज भी मंजूर नहीं है। 1.25 अरब नागरिकों का महान लोकतंत्र मीडिया और सूचना के नाम पर सरकारी प्रशंसा गीत का प्रसारण देखेगा। इस महान लोकतंत्र की आंखों की शर्म उस हद तक मर चुकी है जहां सत्ता नृशंसता का पर्याय बन जाती है। एनडीटीवी की परिघटना को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जो लाइन में खड़े होकर सैकड़ों दरबारी चैनल चारणगान कर रहे हैं, इन सब का सामूहिक प्रयास भी भरोसा और सम्मान के पैमाने पर अकेले खड़े एनडीटीवी और रवीश कुमार के कद को छू नहीं पाया। इसलिए सत्ता ने परोक्ष तरीके से एनडीटीवी के आखेट का आयोजन किया। शिकार का अनुष्ठान पूरा हुआ, सत्ता की लालसा पूरी हुई, हुड़कचुल्लू एंकराओं की कुंठा तृप्त हुई, लेकिन 70 साल के लोकतंत्र से असहमति की इकलौती आवाज गुम हो गई। आज इस देश के 1.25 अरब नागरिक एक भी खबरिया चैनल का नाम लेकर यह दावा नहीं कर सकते कि कल को अगर नोटबंदी जैसा एक और दिमागी खलल इस सरकार ने लोगों के ऊपर थोप दिया तो कौन खबरिया चैनल पलटकर जवाब पूछेगा। फिलहाल आपके पास सवाल पूछने वाले यही लोग हैं। और सवाल के नाम पर प्रहसन करने वाले ये लोग हैं। Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपने सोचा भी कभी कि राहुल गांधी आके आपको गले मिलेंगे और फिर आंख मारेंगे साइड में बैठे हुए व्यक्ति के साथ? उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको? On the 3.5 years of your term in office, so much हुआ है, कितना किया है और
क्या बचा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके साथ। माफ कीजिए, मेरे प्रोड्यूसर्स को गफलत हो गई कि पत्रकार कौन है और पीआर कौन है। बहरहाल, आप इसी लोकतंत्र की कल्पना कर रहे थे। यही आपका आदर्श लोकतंत्र था, जहां सारे खबरिया चैनल एक ओर से सरकार की ठाकुर सुहाती करेंगे। पर रुकिए, इतना भी खुश मत होइए। देश के खबरिया चैनलों का परिदृश्य बर्बाद हुआ है। मीडिया के परिदृश्य में एक नई खिड़की खुली हुई है। वहां से ताजी हवा आती रहेगी। दरवाजा बंद करके कोई सड़न को सुगंध बनाने का ख्याल भले पाल ले, लेकिन यह खिड़की उसे सड़ने नहीं देगी। यह अल्टरनेट मीडिया की खिड़की है। यह डिजिटल मीडिया की खिड़की है। अनगिनत छोटी छोटी क्रांतियां देश के डिजिटल मीडिया परिदृश्य में आकार ले रही हैं। न्यूज लॉन्ड्री भी उनमें से एक है। यह सब्सक्रिप्शन यानी जनता के सहयोग से मीडिया का मंच तैयार करने का प्रयास है। यह एवरेस्ट चढ़ने सरीखा मुश्किल प्रयास है, लेकिन हमको, आपको यह प्रयास करना ही होगा। आपका हर छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन हमें ताकत देता है और भरोसा देता है कि जो एनडीटीवी के साथ हुआ वो औरों के साथ न हो। उसका विकल्प क्या है? विकल्प वहां है जहां मीडिया सरकार और बाजार के चंगुल से मुक्त रहे। न्यूज लॉन्ड्री उसी दिशा में जारी एक प्रयास है। हमें आपके समर्थन और सब्सक्रिप्शन की सख्त दरकार है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब मैं बात करने जा रहा हूं देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण की। यह दावा दैनिक जागरण की वेबसाइट पर है कि इसको हर दिन 5.56 करोड़ पाठक पढ़ते हैं। दुनिया में यह प्रतिष्ठा किसी और अखबार को प्राप्त नहीं है। यह एक साथ 11 राज्यों से 37 संस्करणों में प्रकाशित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी आबादी पर दैनिक जागरण का सीधा असर है। अखबार का दावा है कि बीबीसी रॉयटर्स के एक सर्वे में दैनिक जागरण को न्यूज़ के सबसे भरोसेमंद स्रोत के तौर पर चुना गया है। यहां मामला थोड़ा रिस्की हो गया। मुझे लगता है कि बीबीसी और रॉयटर्स के लोग अपने सर्वे की मेथडोलॉजी को थोड़ा बदलें। खैर, यह काम बीबीसी और रॉयटर के ऊपर। मैं तो आपको जागरण की खबर की गुणवत्ता का एक नमूना दिखाना चाहता हूं। दैनिक जागरण का अगर कोई पर्यायवाची पूछे तो आप कह सकते हैं कि यह दैनिक अंधेरा है। आप यह भी कह सकते हैं कि देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार इन दिनों खबरों के मामले में प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया को जोरदार कंपटीशन दे रहा है। पहले एक खबर देखिए। यह 29 नवंबर को दैनिक जागरण में छपा। जागरण की वेबसाइट पर भी यह खबर मिल जाएगी। इसमें आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कई लोमहर्षक जानकारियां उगली हैं और पुलिस अधिकारी के जरिए वो लोमहर्षक जानकारियां जागरण के पास पहुंच चुकी हैं। श्रद्धा की हत्या करने के लिए मुझे फांसी भी हो जाए तो परवाह नहीं। जन्नत जाने पर उसे 72 हूरें मिलेंगी। श्रद्धा से रिश्ते के दौरान उसके 20 अन्य हिंदू लड़कियों से भी रिश्ते थे। साजिश के तहत बम्बल ऐप पर हिंदू लड़कियों को मैंने फंसाया था। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की खबरें उस दिन अन्य मीडिया संस्थानों पर भी चली, मसलन आउटलुक, इकोनॉमिक टाइम्स। लेकिन किसी के पास ये चारों जानकारियां नहीं थी। सबके पास इतनी ही जानकारी थी कि आफताब ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और उसे हत्या का कोई पछतावा नहीं है। इस लिहाज से दैनिक जागरण की जानकारी सुपर एक्सक्लूसिव है। लेकिन जागरण ठहरा स्वभाव से विनम्र और शराफत का पुतला, सो उसने इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर को बिना किसी बड़े दावे या बिना किसी तामझाम के सिर्फ 2 कॉलम में छाप दिया। और तो और किसी रिपोर्टर का नाम तक नहीं दिया। हमें तो नाम की भूख नहीं, बस बात पाठकों तक पहुंच जाए। इस दर्जे की शराफत आज के दौर में कहाँ दिखती है। जागरण ने वो बड़ा दिल दिखाया। यह एक्सक्लूसिव खबर जिस दूसरे संस्थान के पास थी वह थी प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया। 5.5 करोड़ पाठकों तक रोजाना जहर की यह जागरण खुराक पहुंचती रहती है। अब मैं आपको पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का अंतर बताना चाहता हूं ताकि आप जागरण के अंधेरे को समझ सकें। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसका इस्तेमाल झूठ पकड़ने के लिए होता है, लेकिन यह बहुत भरोसेमंद मशीन नहीं है। यह मशीन मुख्य तौर पर शरीर में होने वाले
5 बदलावों को दर्ज करके उसके आधार पर निष्कर्ष देती है कि व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके तहत सांस की गति, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, शरीर से निकलने वाला पसीना और हाथ पैरों की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। लगे हाथ यह भी जान लीजिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी के पास विस्तार से जवाब देने का विकल्प या अवसर नहीं होता। उसे हाँ या ना में जवाब देना होता है ताकि उसके शरीर में होने वाले बदलावों को तुरंत दर्ज किया जा सके। इसके उलट नार्को टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन की स्थिति में ले जाता है, जहां उसकी चेतना मदहोशी के आलम में रहती है। वह जानकारी देने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता। जांच एजेंसियां 3rd डिग्री टॉर्चर के मानवीय विकल्प के रूप में इसे अपनाती हैं। इसके तहत एक दवा दी जाती है जिसे ट्रूथ सीरम के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति सारे सवालों के जवाब बिना रोक टोक के देता जाता है। अब एक बार फिर से दैनिक जागरण के दैनिक अंधियारे पर आते हैं। जिस पॉलीग्राफ टेस्ट में हाँ या ना के आधार पर झूठ सच तय होता है, उस टेस्ट के आधार पर जागरण ने 72 हूरों, 20 हिंदू लड़कियों और लव जिहाद जैसे झूठ फैलाए और इस काम में देश और दुनिया के सबसे बड़े अखबार को ऑप इंडिया का साथ मिला। जागरण के सम्मान में ताली बजाइए। कुछ लोगों को यह बताने के पीछे आफताब का बचाव लगेगा। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ संवेदना है। आप उन्हीं 5.5 करोड़ लोगों में शामिल हैं जिन्हें जागरण के नाम पर दैनिक अंधियारे में झोंका जा रहा है। थोड़ा सुस्ता लीजिए। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज़ 24 से है। यह खबर बनारस के सरसुंदर लाल अस्पताल की बदहाली से जुड़ी है। पूर्वांचल और बिहार के 50 जिलों के लोगों के लिए यह एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है। बीएचयू से संबद्ध इस अस्पताल को एम्स का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। मरीजों के बोझ से इसका ढांचा चरमरा रहा है। यही बेड जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, जो हृदय विभाग को आवंटित हैं, जिन पे जबरन चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने इन पर ताला लगाकर आम आदमी के जीवन जीने के मौलिक अधिकार पर ही ताला लगा दिया है। उससे ज़्यादा बेड उनको दिए गए 20-22% जो उनके एग्जिस्टिंग बेड्स हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो 22% हम उनको ज़्यादा दे रहे हैं। और ये एसएसबी ब्लॉक जो बनाया गया था, उसके अंदर हमारे भूतपूर्व लोगों ने और हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो व्यवस्था बनाई थी। सभी विभाग वहाँ चले गए, इनको भी वहाँ जाना था। ये पुरानी व्यवस्था को खाली नहीं कर रहे हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।